नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 23rd प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेएसओ मतलब जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फॉर वैकेंसीज इन राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं और वे सभी वाटर से जुड़े हुए हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 दोस्तों को शेयर जरूर करें और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, in which of the following layers of atmosphere does most of the weather phenomenon takes place? तो मौसम से जुड़ी सभी गतिविधियां वातावरण के वायुमंडल की कौन सी सतह में होती हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या थर्मोस्फेयर? हम सब जानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर धरती के सबसे पास है और ज्यादातर क्लाउड फॉर्मेशन और रेनफॉल ट्रोपोस्फेयर तक ही सीमित होती है। तो आंसर होगा ए, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, सिंपल सा सवाल है पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं और एग्जाम में आता भी है इस तरह का सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, ओवर व्हाट टाइम पीरियड इज द एनुअल एवरेज रेनफॉल ऑफ एनी कंट्री कैलकुलेटेड? तो कितने साल की अवधि को स्टडी करने के बाद एक एनुअल एवरेज रेनफॉल एक एरिया का कैलकुलेट किया जाता है? 20 साल की स्टडी के बाद, 25 साल की स्टडी के बाद, 35 साल की स्टडी के बाद या 50 साल? सही उत्तर है 35 साल की स्टडी के बाद। आंसर इज सी। After a period of 35 years of average annual rainfall estimation, the average annual rainfall of any country is calculated. 35 साल तक लगातार रेनफॉल का डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उसका जो एवरेज होता है वही कहा जाता है कि ये इस जगह का एवरेज एनुअल रेनफॉल है। ठीक है, क्वेश्चन 3, a large whirlpool of air with low pressure at the center is called A tornado, B cyclone, C anticyclone या D all of the above? सही उत्तर है बी, साइक्लोन। साइक्लोन में जो होता है नीचे लो प्रेशर होता है और बाहर हाई प्रेशर होता है। ये हमने सबने पढ़ रखा है, मैंने इसके ऊपर वीडियोस दूसरे भी बनाए हैं कि बीच में लो प्रेशर होता है तो हर तरफ से हवा वहां आती है और वर्लपूल मतलब हवा का मूवमेंट होता है गोल 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 गोल, वही साइक्लोन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया एक्सपीरियंसेस मोस्ट ऑफ इट्स रेन एज ए साइक्लोनिक रेनफॉल, बी कन्वेक्शनल रेनफॉल, सी ओरोग्राफिक रेनफॉल या डी ऑल ऑफ द अबव? और इसका सही उत्तर है सी, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, यहाँ मैं एक बार बताना चाहती हूँ टाइप्स ऑफ रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है और ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है? Cyclonic rainfall, also known as frontal rainfall, occurs when cooler air and warmer humid air meet in a weather front. So ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों मिलते हैं and the less dense warm air rises and condenses forming clouds. और क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है वो ऊपर उठ जाती है और ऊपर जाके वो कंडेंस होती है और बादल होते हैं और फिर पानी होता है। These clouds grow in size and become heavy and eventually create rainfall. एग्जाम्पल है समर थंडरस्टॉर्म्स। ठीक है, दूसरा होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल रेफर्स टू द प्रेसिपिटेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम upward movement of warm moist air in the atmosphere, usually in summer. The process begins with the heating of earth's surface by the sun, causing the air above it to warm up. As the air warms up it becomes lighter and starts to rise. तो कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, अक्सर गर्मियों में बरसात के मौसम से पहले ही ऐसी बारिश हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि धरती गर्म होती है, उस गर्म हवा को छू के हवा गर्म हो जाती है और ये गर्म हवा ऊपर उठती है और ऊपर जाके वो फैलती है, बादल बनती है और फिर बारिश हो जाती है। तो ये होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। पर जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ रेनफॉल है वो है ओरोग्राफिक रेनफॉल। It is the precipitation that happens when air that is filled with moisture is lifted and moves over a range of mountains. Another term of orographic rainfall is relief precipitation or relief rainfall. इसमें क्या होता है, सिंपली जब कोई भी हवा आती है और किसी पहाड़ से टकराती है तो पहाड़ उसका रास्ता रोक देता है तो हवा आगे नहीं बढ़ पाती और हवा ऊपर उठती है। और जब वो ऊपर उठती है तो वो एक लिमिट तक ही ऊपर उठ पाएगी और उसके बाद वो फैलती है और फिर बादल होते हैं और पानी बरस जाता है और फिर वो सारा सारा पानी बरस जाता है और फिर वो जो ड्राई एयर बच जाती है वो पहाड़ की दूसरी तरफ चली जाती है। और इसीलिए पहाड़ के एक साइड जहाँ पानी बरस रहा होता है उसको कहते हैं विंडवर्ड साइड और दूसरी साइड जहाँ की ड्राई एयर पहुंचती है और वहां कोई बारिश नहीं होती और उसको कहते हैं लीवर्ड साइड।
ये होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट टाइप ऑफ रेन गेज इज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया? तो इंडिया में सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला रेन गेज कौन सा टाइप का है? वेइंग बकेट टाइप, टिपिंग बकेट टाइप, नेचुरल साइफन या रेडार रेनफॉल सेंसर? सही उत्तर है इसका नेचुरल साइफन। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चंस को मैंने एक ही में भिरोने की कोशिश की है क्योंकि समय कम है। वाटर कंटेनिंग पैथोजेंस इज कॉल्ड contaminated water. When water is free from dash, it is called safe drinking water. तो वाटर किस चीज से फ्री होना चाहिए सेफ होने के लिए? पहले तो पैथोजेंस नहीं होना चाहिए और दूसरा उसमें किसी तरह का कार्सिनोजेंस या पोल्यूटेंट्स भी नहीं होना चाहिए। तो वाटर फ्री फ्रॉम पैथोजेंस एंड कार्सिनोजेंस इज कॉल्ड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें टर्बिडिटी होगा या कीचड़ होगा तब भी तो वो अनसेफ होगा। जब भी पानी में टर्बिडिटी और कीचड़ होगा तो या तो कार्सिनोजन होंगे, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस होंगे, या पैथोजेंस होंगे, माइक्रोब्स होंगे उसमें। ठीक है, तो जब भी अगर पानी में ना माइक्रोब्स है ना कार्सिनोजन है तो वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। ठीक है, वाटर फ्री फ्रॉम पैथोजेंस, हार्मफुल टीडीएस, टीडीएस मतलब टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, एंड टीएसएस मतलब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स इज कॉल्ड होलसम वाटर। जिस पानी में ना पैथोजन है, ना हार्मफुल डिसॉल्व सॉलिड्स है, ना हार्मफुल सस्पेंडेड सॉलिड है, वो होलसम वाटर है, वो बहुत अच्छा पानी है पीने योग्य। व्हेन वाटर कंटेन्स अनडिजायरेबल केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल मैटर, इट इज कॉल्ड पोल्यूटेड वाटर। कि वाटर दूषित है, उसमें बायोलॉजिकल मैटर भी है, उसमें अनडिजायरेबल केमिकल मैटर भी है, तो वो। क्वेश्चन नंबर 7, the ratio of light absorbed to the amount of light scattered by suspended matter present in a water sample is called turbidity, diffraction, transparency या none of the above? तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, डिफ्रैक्शन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट सॉरी से संबंधित है, लेकिन टर्बिडिटी वाटर सैंपल की बात हो रही है तो टर्बिडिटी होता है। ठीक है, सही उत्तर है ए। अगला सवाल, turbidity is measured as light absorbed by suspended matter in water using an instrument called A. Turbidity meter, spectrometer, colorimeter या नेफेलोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर और कलोरीमीटर जो होता है वो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन वाटर सैंपल में मेजर करने के काम में आता है। ठीक है, टर्बिडिटी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है सिंपली वो टर्बिडीमीटर होता है। टर्बिडीमीटर क्या है ये टर्बिडिटी मीटर का ये एक ही बात है। और टर्बिडीमीटर और नेफेलोमीटर में क्या फर्क है वो हम अभी देखेंगे। तो नेफेलोमीटर जो होता है इट्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द साइज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस, स्पेशली बाय मींस ऑफ द लाइट दे स्कैटर। तो साइज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के लिए नेफेलोमीटर होता है। पर टर्बिडीमीटर क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द टर्बिडिटी ऑफ अ लिक्विड सस्पेंशन, usually as a means of determining the surface area of the suspended particles। कि कितना सरफेस एरिया वो ले रहे हैं, कितना ज्यादा वो टर्बिड है, कितना गंदगी वो कर रहे हैं, वो वो होता है टर्बिडिटी का मेजर। ठीक है, दोनों में थोड़ा फर्क है। टर्बिडिटी के लिए टर्बिडीमीटर ही इस्तेमाल किया जाता है, नेफ्लोमीटर नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज 1 JTU? 1 JTU क्या होता है? आंसर 1 जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। It is the turbidity produced by 1 milligram of silicon dioxide in 1 liter distilled water. It is the turbidity produced by 1 milligram of sand in 1 liter of distilled water. तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहें या सिलिका कहें या सैंड कहें, एक ही बात है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी दैट इज विजिबल थ्रू नेकेड आई? तो टर्बिडिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए जो कि नंगी आंखों से आपको दिख जाता है कि ये पानी गंदा है? 3 जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, 2 JTU मतलब 2 जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, 5 जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट या 1 जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट? सही उत्तर है इसका 5 जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। इतना टर्बिडिटी होगा तो नंगी आंखों से भी आपको दिख जाएगा ये पानी टर्बिड है, मतलब इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं और ये आपको नहीं पीना है। आज के लिए इतना ही। कल मैं एक और प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू हाजिर होंगी। आपको कोई और डाउट है तो मुझे जरूर बताएं और एग्जाम की तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत। 9 तारीख को एग्जाम है, आपका एडमिट कार्ड आता होगा तो उसका भी ध्यान रखें।